मैं देवेंद्र पटेल विगत कई वर्षों से शिक्षण कार्य में संलग्न हूँ और आजीवन गणित के उत्कृष्ट शिक्षण के लिए संकल्पबद्ध हूँ। मेरे विवेक के अनुसार गणित की यह सेवा उन महान गणितज्ञों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है जिन्होंने गणित की एक एक खोज के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ये क्लास 11th के सेकंड चैप्टर यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शंस का तीसरा वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं और तीसरे वीडियो में मैं आपको रिलेशंस के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। और चूँकि मैंने दूसरे वीडियो में रिलेशंस का थोड़ा सा हिंट आपको दिया था, मैंने रिलेशंस के बेसिक कॉन्सेप्ट की चर्चा किया था। और एक और ख़ास बात बताता हूँ कि इस वीडियो को बनाने में बेहद मज़ा आता है। जब रिलेशंस और फंक्शंस जैसे चुनौतीपूर्ण टॉपिक अगर अध्यापक के सामने मेरे सामने होते हैं तो मुझे वास्तव में पढ़ाने में बड़ा मज़ा आता है। और एक और ख़ास बात यह है कि विद्यार्थियों से ये बताया जाता है कि रिलेशंस और फंक्शंस जैसे टॉपिक जो हैं ये मैथमेटिक्स की बैकबोन है। बैकबोन का मतलब रीढ़ की हड्डी के समान है। जैसे आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर शरीर आपका सारा स्वस्थ है लेकिन अगर रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आदमी उठ नहीं पाता है, तमाम सारी समस्याओं से घिर जाता है। उसी प्रकार से अगर मैथमेटिक्स के भी बैकबोन यानी कि रिलेशंस और फंक्शंस में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप पता नहीं कितनी समस्याओं से घिर जाते हैं। ना तो आप टेक्नोमेट्री समझ सकते हैं, ना तो आप कैलकुलस समझ सकते हैं। और कैलकुलस का मतलब आप कैलकुलस लगभग आपसे बताता हूं कि लगभग चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप देख लीजिए उसका लगभग 40 से 50% सिलेबस कैलकुलस का ही होता है। तो कैलकुलस को समझने में रिलेशंस और फंक्शंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो फिलहाल इसके इम्पॉर्टेंस यानी कि इसके महत्व के बाद बात करता हूँ आज रिलेशंस की डेफिनेशन की, या फिर रिलेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार और बताने का प्रयास करता हूँ। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि संबंध किन्हीं दो व्यक्तियों या दो अवयवों या दो संख्याओं या फिर कुछ भी उनके पारस्परिक जुड़ाव के नियम को कहते हैं। दो अवयवों जैसे मान लिया जाए दो लाइंस इस प्रकार से मैं आपके सामने ड्रा कर रहा हूँ। एक ये लाइन है, दूसरी ये लाइन है। ये दोनों लाइंस पैरेललिज्म की कंडीशन से आपस में रिलेटेड हैं, यानी कि समांतर रेखाओं के संबंध से आपस में जुड़ी हैं। इसको L1 नाम दे देते हैं, इसको L2 नाम दे देते हैं। अगर मैं इस पोजीशन को बदल देता हूँ, इस लाइन को मैं L1 नाम देता हूँ और इस लाइन को मैं L2 नाम देता हूँ, तो आप देखें कि दोनों लाइंस के बीच में अगर 90 डिग्री के कोण को यहाँ पे कंसीडर करते हैं तो यहाँ पर L1 और L2 जो लाइंस हैं वो कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी से जुड़े हुए हैं, यानी कि लंबवत रेखाओं के संबंध से जुड़ी हुई हैं दोनों रेखाएं। इसी प्रकार से ये तो दोनों रेखाओं के बीच में संबंध हो गया। जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे x लेस देन y या x ग्रेटर देन r इक्वल्स टू y, ये दो एलिमेंट्स हैं। दो एलिमेंट्स किसी भी सेट के हो सकते हैं और इनके बीच में ये कंडीशंस दिखाई गई हैं। या फिर दो सेट्स के बीच में a सबसेट b, यहाँ पर a और b जो दो सेट हैं वो आपस में सबसेट यानी कि उप समुच्चय के संबंध से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जुड़ाव के नियमों को ही हम क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स की भाषा में संबंध कहते हैं, रिलेशंस कहते हैं। आइए अब बताता हूँ आगे आपको कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों को इसका वीडियो जो है आपको इसका जो नोट्स है आपको उपलब्ध कराया जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं कि रिलेशंस का जो दूसरा वीडियो क्लास 12th में बताया गया है आप वहां से देख लेंगे तो आपको पूरा नोट्स भी मिल जाएगा। रिलेशंस का दूसरे टॉपिक में शायद नोट्स दिया गया है, मैं एक बार और कंफर्म करके देख लेता हूं, या फिर आपको भी दे देंगे, कोई ऐसी भी समस्या नहीं है। क्योंकि क्लास 11th का जो रिलेशंस है वो क्लास 12th के बेसिक में है। सबसे पहले उसको पढ़ाना ही पढ़ाया जाता है। रिलेशंस की डिफिनीशन, उसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन, रिलेशंस के नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें 12th में भी पहले बताई जाती हैं। फ़िलहाल यहाँ पे शुरुआत करता हूँ इसकी डिफिनीशन की।
मैं डेफिनेशन को यहाँ पर पूर्ण रूप से लिखने वाला हूँ, उसके बाद ही विद्यार्थियों को समझाऊंगा। चूँकि मुझे भी जब मैं शुरू में पढ़ता था 11th-12th की क्लास में, तो मुझे भी रिलेशन की डिफिनीशन समझने में लंबा वक्त, कई महीनों लग गए थे मुझे रिलेशन की डिफिनीशन को समझने में। क्योंकि मैं जो है कि कुछ चीज़ों को लेके मैं बैठ जाता था तो मुझे समझ में नहीं आता था, तो मैं आगे बढ़ नहीं पाता था। और आपके समक्ष ऐसी समस्या नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको समस्या हो कहाँ पे सकती है। आइए, यदि ए व बी दो दिए गए समुच्चय हैं, तो ए से बी में संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने डेफिनेशन लिखा है यहाँ पे हिंदी वर्जन में। यदि ए व बी दो दिए गए समुच्चय हैं, तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिख लें ऐसे। तो ए से बी में संबंध आर क्या होता है? ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। तो विद्यार्थियों को कई बार बड़े बड़े इंटरव्यू में विद्यार्थी जाता है और वहाँ पे रिलेशन की डिफिनीशन पूछी जाती है, फंक्शन की डिफिनीशन पूछी जाती है, बड़े बड़े स्कॉलर्स बता नहीं पाते हैं। मैं आपको एकदम असलियत बता रहा हूँ, मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये आप जान लीजिए। लेकिन आप यहाँ पे डिफिनीशन जान चुके हैं रिलेशन की, कि ए से बी में संबंध आर, संबंध का नाम यहाँ पे आर दिया गया है। R1 दिया जा सकता है, R2 दिया जा सकता है, F दिया जा सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे ए से बी में संबंध को क्या नाम दिया है? R दिया है। ए से बी में संबंध R ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। अर्थात जो चीज़ आपने यहाँ पर एक लाइन में लिखा है, दो लाइनें यहाँ पे हैं आपको दिख रही हैं, उसी चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में R इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज़ को मैथमेटिकल फॉर्म में R सबसेट ए क्रॉस बी। अभी आप केवल याद कर रहे हैं बस। मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूँ कि अभी आपको ये डिफिनीशन समझ में नहीं आई है, अब समझ में आने वाली है। थोड़ी देर का भी इंतजार और करना पड़ेगा। आप ध्यान दें, जब मैं एक एग्जाम्पल लिखूँगा यहाँ पे, आप ध्यान दें, मैं लिख रहा हूँ ए का मान पहले लिखता हूँ, सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3, और सेट बी इक्वल्स टू लिख रहा हूँ 3 4। एक काम करता हूँ 3 1 लिख लेता हूँ। चलिए अब ए क्रॉस बी पहले निकाल लिया जाए। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? ये 6 एलिमेंट्स दिखेंगे यहाँ पे। 1 3 1 1 2 3 और 2 1। आगे बढ़ेंगे तो 3 3 और 3 1। ये 6 एलिमेंट्स आपके ए क्रॉस बी में आ चुके हैं। अब ए क्रॉस बी में अगर 6 एलिमेंट्स आ गए हैं तो मैं ए क्रॉस बी में रिलेशंस कैसे दिखाना चाहता हूँ, इसको बहुत बेसिक तरीके से समझना है आपको। आप ध्यान दें, मैं यहाँ पे कुछ रिलेशंस लिखने वाला हूँ। मैं लिख रहा हूँ R1 x R1 y such that x less than y, इसको नंबर 1। x R2 y such that x greater than y, x greater than y। तीसरा रिलेशन लिख रहा हूँ x R3 y such that x लेस दैन आर इक्वल्स टू वाई। चौथा रिलेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ x R4 y सच दैट x
लेस देन y। चलिए दिखाता हूँ आपको, ये तो 2 बार हो गया। चलिए तब यहाँ पे कुछ और कर लेते हैं, x डिवाइड्स y, यहाँ पे लिखा गया है x डिवाइड्स y। चलिए इम्प्लाइज दैट R1 के एलिमेंट्स यहाँ पे कौन कौन से हो जाएंगे। ये A क्रॉस A में हमको ऐसे क्रमित युग्मों को यहाँ पे चयन करना है जिनमें से कि x लेस देन y है, पहले को x दूसरे को y मानते हैं। तो ऐसे क्रमित युग्मों को यहाँ से बताइए जिनमें से कि पहला छोटा है पद, दूसरा बड़ा है। यहाँ पे 1 3 हो जाएगा, पहला 1 3, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर ये तो 1 1 है यानी कि बराबर हो गया। 2 3, 2 3 में मैं देख रहा हूँ कि 2 छोटा है और 3 बड़ा है, तो ये भी हो जाएगा इसमें। इसके अलावा 2 1 ये नहीं होगा इसमें, 3 3 नहीं होगा, 3 1 भी नहीं होगा। यानी कि R1 में केवल कितने एलिमेंट्स आए हैं, R1 में 2 एलिमेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे R2 का मान, सेट R2 में यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, आप ध्यान दें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आ सकते हैं। x ग्रेटर देन y, हमको यहाँ पर x ग्रेटर देन y यानी कि पहला बड़ा होना चाहिए, दूसरा छोटा होना चाहिए। पहला यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ बड़ा हो गया, यानी कि 2 1, पहला एलिमेंट जो आएगा यहाँ पे 2 1 आएगा। और एक एलिमेंट यहाँ पे 3 1 भी है, जहाँ पे कि पहला एलिमेंट बड़ा है, दूसरा छोटा है। ये R2 के एलिमेंट्स आपको समझने में कोई समस्या नहीं हुई। R2 A क्रॉस B के वे एलिमेंट्स चुनने हैं जिनमें से कि पहला छोटा हो, यहाँ पे x ग्रेटर देन है यानी कि पहला बड़ा हो, दूसरा छोटा हो। तो 2 1 3 1 आपने देखा है इस प्रकार से। उसके बाद मैं यहाँ से R3 लिख लेने वाला हूँ, R3 इक्वल्स टू x लेस देन y, x लेस देन आर इक्वल्स टू y। x लेस देन आर इक्वल्स टू y का मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ से चुनने हैं जिनमें से कि पहला छोटा हो या फिर बराबर हो। तो 1 3 हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 2 1 नहीं रहेगा इसमें, 3 3 हो जाएगा। यानी कि 2 एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब ये और ये यहाँ पे कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे। बाकी ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आने वाले हैं। 1 3, उसके बाद हो जाएगा 1 1, उसके बाद 2 3 और उसके बाद हो जाएगा ये 3 3। आप देख रहे हैं कि R3 के एलिमेंट्स 1 3 1 1 2 3 3 3 लिखे गए हैं। इसका मतलब यहाँ पे पहला क्रमित युग्म दूसरे से या तो छोटा है या फिर बराबर है। यहाँ पे 1 1 इक्वलिटी की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 3 इक्वलिटी की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हमने लिखा है कि R4, चलिए पहले इतनों को समझ लीजिए, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है, आपको समझने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, ज़रा आप समझने का प्रयास करें। मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि सबसे पहले डिफिनीशन पे फिर से आता हूँ। मैंने लिखा है R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी कि A से B में कोई भी संबंध हो वो A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। संबंध को मैथमेटिक्स की भाषा में जब भी पढ़ा जाना है तो सेट के अकॉर्डिंग ही शुरुआत करनी है। उसके बाद आगे क्या होता है विद्यार्थियों को इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं है। जो कहूँगा केवल उतना ही सोचना है, जो नहीं कहूँगा उसे नहीं सोचना है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या समझा रहा हूँ आपको कि रिलेशंस जो बनता है वो सबसे पहले रिलेशंस की शुरुआत कहाँ से होती है, सेट्स के अकॉर्डिंग अध्ययन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर A और B 2 दिए गए सेट हैं इस प्रकार से, और A क्रॉस B हमने निकाला। उसके बाद A क्रॉस B में मैंने कई सारे यहाँ पर रिलेशंस R1 R2 और R3 जो मैंने डिफाइंड किया है वो सब के सब A क्रॉस B के उप समुच्चय हैं। तो अब डेफिनेशन आपकी क्लियर हो चुकी है कि A से B में संबंध जो होता है वो हमेशा A क्रॉस B का उप समुच्चय होता है। बिल्कुल भी अब आपको डाउट नहीं बचा इस डेफिनेशन को कि आपकी डेफिनेशन ना समझ पाए हों। चलिए ज़रा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, x डिवाइड्स y, यानी कि x y को विभाजित करता है। विभाजित करने का मतलब कोई संख्या जैसे 2 4 को विभाजित करती है, यानी कि शेष फल कुछ नहीं बचना चाहिए।
2 3 को विभाजित नहीं करती है। तो यहाँ पर ऐसे कौन से ऑर्डर्ड पेयर हैं जो कि विभाज्यता के इस नियम को सत्यापित कर सकते हैं। 1 3 ये डिविजिबिलिटी की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, यानी कि 1 3 को डिवाइड कर सकता है। 1 1 ये भी सही है। 2 3 यहाँ पर 2 3 को डिवाइड नहीं कर सकता है। 2 1 को डिवाइड नहीं कर सकता है। 3 3 ये सही है, यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स होने वाले हैं R4 में ये हैं 1 3 और 1 1, उसके बाद 2 3 नहीं होगा, 2 1 नहीं होगा, 3 3 होगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि A से B में मैं कई सारे संबंध डिफाइन कर चुका हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है। अब यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट्स आने वाले हैं। नोट पॉइंट्स विद्यार्थी इनको पूर्ण रूप से अपनी कॉपी पे लिखेंगे, समझ के बढ़िया सा नोटबुक तैयार करेंगे। और इस विद्यार्थियों यहाँ पर हम कुछ नोट पॉइंट्स की बात करने वाले हैं, और नोट पॉइंट्स में आप ध्यान दें। नंबर 1, नोट में नंबर 1 लिखता हूँ। आप जानते हैं कि रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो रिलेशन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो इसका मतलब सबसे छोटा संबंध A से B में जो सबसे छोटा संबंध होता है उसे हम लोग फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। A से B में रिक्त संबंध फाई सबसे छोटा संबंध होता है। सबसे छोटा संबंध होता है, ये पहला नोट पॉइंट हो गया। उसके बाद आप जानते हैं कि जैसे मैं आपको बता चुका हूँ सेट्स में, क्योंकि सेट से ही रिलेटेड ये टॉपिक है तो सेट की डिस्कशन यहाँ पे बार बार होने वाला है। ए सबसेट ए, ये कंडीशन आप जानते हैं कि कोई भी समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय भी होता है। तो A क्रॉस B स्वयं A क्रॉस B का उपसमुच्चय भी होगा। इसका मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, चूँकि ऐसे लिखूँगा, चूँकि A क्रॉस B इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, अर्थात A से B में स्वयं A क्रॉस B सबसे बड़ा संबंध होता है। सबसे बड़ा संबंध होता है। इसे सार्वत्रिक संबंध भी कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी आगे लिख लेंगे, इसे सार्वत्रिक संबंध ब्रैकेट में लिख लेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं। आपने यहाँ पे 2 नोट पॉइंट देखे हैं। तीसरा नोट पॉइंट आएगा, तीसरा नोट पॉइंट लिख रहा हूँ। जैसे अगर सेट ए में, अभी पिछले जो मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, मैंने वहाँ पे सेट ए में 3 एलिमेंट्स लिए थे और सेट बी में 2 एलिमेंट्स लिए थे। तो A क्रॉस B में संबंधों की जो संख्या हो जाएगी उसको यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। यदि NA बराबर M, यानी कि समुच्चय A में M अवयव हैं, NB बराबर N, यानी कि सेट B में N एलिमेंट्स हैं, तो A से B में संबंधों की कुल संख्या बराबर हो जाएगी 2 टू पावर mn। A से B में संबंधों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? 2 टू पावर m इंटू n। जैसे इस चीज़ को एक अलग एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर सेट A हमारे पास है ऐसे 1 2 और सेट B है हमारे पास 1 2 3, तो A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? आप जानते हैं 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। A क्रॉस B में 6 एलिमेंट्स होंगे, तो A से B में जो संबंधों की संख्या होगी वो 2 टू पावर mn होता है, यानी कि 2 टू पावर 2 इंटू 3, यानी कि 2 टू पावर 6।
यानी कि 64, 2 टू पावर 6 का मतलब 64 ही तो होगा। ए से बी में कितने प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं? 64 प्रकार के संबंध बनाए जा सकते हैं। अभी आपने कितने संबंध बनाए थे? 4 संबंध बनाए थे। 4 संबंध के अलावा 2 और जान चुके हैं आप। कौन? रिक्त संबंध, ये सब में होगा, और ए क्रॉस बी स्वयं, यानी कि ए क्रॉस बी स्वयं ए क्रॉस बी में, तो ये यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। यूनिवर्सल रिलेशन भी सभी में होगा। तो ये नोट पॉइंट्स आपने देख लिया है। मैं अब बात करने वाला हूँ संबंध के, यानी कि संबंध, अभी तो इसको रिलेशन कहते हैं। जैसे रिलेशन के बारे में तो आप जान चुके हैं। रिलेशन जैसे इस प्रकार से लिखा जाता था, कोई भी रिलेशन जैसे 1 2 2 3 3 4, इस प्रकार से अगर एक रिलेशन दिया गया है तो इसका इनवर्स रिलेशन यानी कि प्रतिलोम संबंध क्या होता है, आप समझने का प्रयास करें। प्रतिलोम संबंध को आर इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आर इनवर्स यहाँ पर इसके प्रतिलोम को दिखाएगा, और प्रतिलोम संबंध में ऑर्डर्ड पेयर्स के क्रम को बदल दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 1 2 है तो ऑर्डर्ड पेयर्स के क्रम को 2 1 लिखूँगा, यहाँ पर 3 2 हो जाएगा, और उसके बाद 4 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो संबंध आपका दिया गया था उसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स थे, अगर उन ऑर्डर्ड पेयर्स के क्रम को यहाँ पर बदल दिया जाए तो जो नया संबंध बनेगा उस दिए गए संबंध का प्रतिलोम संबंध यानी कि इनवर्स रिलेशन कहा जाएगा। तो इनवर्स रिलेशन को मैं डिफाइंड कैसे करता हूँ, आप ध्यान दीजिए। यदि r इक्वल्स टू एक्स वाई such that x belongs A, y belongs B, y belongs B, तो R inverse equals to yx such that y belongs B and x belongs A। इस प्रकार से ये R दिया गया है, R एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स ए y बिलोंग्स B। R इनवर्स हो जाएगा y कामा x सच दैट y बिलोंग्स B, x बिलोंग्स A। पूर्ण रूप से विद्यार्थियों को समझ में आएंगी सारी बातें। इसको विद्यार्थी नोट कर लें। तो मैं बात करने वाला हूँ आगे आपसे संबंध के डोमेन, रेंज और कोडोमेन की। आप ध्यान दें, डोमेन, रेंज और कोडोमेन ऑफ रिलेशन, यानी कि संबंध का डोमेन, रेंज और कोडोमेन, मैं इन सब को डिफाइन करूँगा। लेकिन मुझे मैथमेटिक्स को आसान बनाने का तरीका मालूम है। मैं इन चीज़ों को पहले आसान किए देता हूँ, उसके बाद तब फिर आपको यहाँ पे डिफाइंड करता हूँ। आप जरा समझने का प्रयास करें। जैसे अगर मैं a बराबर ले लेता हूँ 1 2 3 और b बराबर ले लेता हूँ 3 4 5, ये सेट a और b ले लिया मैंने। a से b में एक संबंध मैंने ले लिया 1 3 3 4 2 3, इस प्रकार से मैंने ले लिया। ये a क्रॉस b में है कि नहीं, सारे एलिमेंट्स इसके r के सारे एलिमेंट्स a क्रॉस b में हो जाएंगे, ये आप जानते हैं। मैंने एक संबंध ले लिया है तो डोमेन ऑफ R हो जाएगा डोमेन ऑफ R। R के क्रमित युग्मों में विद्यार्थी लिख लेंगे, R के क्रमित युग्मों में सभी प्रथम अवयवों के समुच्चय को दिए गए संबंध का डोमेन कहते हैं। R के क्रमित युग्मों में सभी प्रथम अवयवों के समुच्चय को, जैसे 1 3 2 1 3 2, ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। 1 3 2 क्या हो जाएगा, डोमेन। उसके बाद यहाँ पे बात करने वाला हूँ रेंज की, रेंज ऑफ R। रेंज क्या हो जाएगा, इस संबंध R का रेंज क्या हो जाएगा। तो परिभाषा इस प्रकार से समझी जाती है, लिखी जाती है, याद की जाती है कि R के क्रमित युग्मों में सभी द्वितीय अवयवों के समुच्चय को दिए गए संबंध का रेंज यानी कि परिसर कहते हैं। R के क्रमित युग्मों में सभी द्वितीय अवयवों के समुच्चय को दिए गए संबंध का रेंज कहते हैं।
रेंज इस प्रकार से यहाँ पर 3, 4 और ये 3 हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको और ध्यान देना है कि यहाँ पर 3, 3 2 बार लिखना आवश्यक नहीं है, केवल एक बार ही लिखा जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होता है ये, ठीक। चूँकि समुच्चय में कोई भी एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है और एक ही बार मान्य होता है, वो 2 बार लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। लिखने को आप लिख सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका यही है आपका। उसके बाद बात आती है कोडोमेन की। कोडोमेन ऑफ आर, यानी कि इस संबंध का कोडोमेन यानी कि सह प्रांत क्या है। तो सह प्रांत जो है वो ध्यान दीजिएगा, जब ए से बी में कोई संबंध होता है जो बी के एलिमेंट्स होते हैं, बी के सारे एलिमेंट्स यहाँ पर कोडोमेन कहे जाते हैं, यानी कि 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 जो होते हैं वो कोडोमेन के एलिमेंट कहे जाते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है आपको डोमेन, रेंज और कोडोमेन को समझने में। हाँ, डोमेन, रेंज और कोडोमेन को आप किसी एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग तो आप समझा देंगे, बता देंगे, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर इसकी डिफाइंड करना चाहें तो फ़िलहाल तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है आपको, लेकिन मैथमेटिकल डिफिनीशन कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे छोड़ता हूँ। मैथमेटिकल डिफिनीशन यहाँ पे नहीं लिखवाता हूँ, सीधे बस आपको जो मैंने बताया उसी को आप अपनी कॉपी पे बढ़िया सा नोट्स बनाएंगे। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन के बारे में भी आप डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ कुछ विशेष क्वेश्चंस की। हाँ, एक और वीडियो यहाँ पे क्वेश्चंस के लिए बनाना पड़ सकता है, तो फ़िलहाल यहाँ पे अभी हम कुछ क्वेश्चंस बता देते हैं आपको। आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस बता रहा हूँ, यहाँ पे आप समझने का प्रयास करें। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, कोई समस्या नहीं आती है, बहुत मज़ा आता है। इस टॉपिक को आप ज़रूर किसी न किसी को ज़रूर पढ़ाने का प्रयास करें, बताने का प्रयास करें, जिससे कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत मजबूत हो जाते हैं। और आपको, जैसे मैंने वीडियो के शुरू करने से पहले मैंने आपको बताया था कि जो रिलेशंस, फंक्शंस, सेट्स होते हैं, ये वास्तव में बैकबोन होते हैं मैथमेटिक्स के लिए आपके। तो इसका फ़ायदा उठाएं, बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। एक्सरसाइज 2B हमारे सामने है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की बुक से, और पहला क्वेश्चन इसमें है पूर्णांकों में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि x r y इम्प्लाइज दैट x y का वर्ग है, x y का वर्ग है। आप समझने का प्रयास करें ज़रा क्वेश्चंस पे। पहले का फर्स्ट पार्ट है 4r2, और जो रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पे कहा गया x r y सच दैट x y का वर्ग है। x y का वर्ग है तो इसका मतलब 4r2, यहाँ पर x 4 है, y 2 है, y का वर्ग 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन यहाँ पर ट्रू है। हमसे यही पूछा गया है पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे 4 पार्ट हैं और 4 में से पूछा गया कौन ट्रू है कौन फॉल्स है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो ये तो भाई ट्रू है, इसको ट्रू कर दिया हमने। अब इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा गया है, जैसे मैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ, -2r4, यानी कि यहाँ पर x का मान -2 है, y का मान 4 है। तो y का वर्ग 4 का वर्ग 16, यहाँ पे 16 होना चाहिए था, तब ये सही होगा, सही माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो -2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका तीसरा पार्ट क्या है आप समझने का प्रयास करें इसको भी। आपकी बुक में लिखा गया है 3r9, 3r9, यानी कि ये भी फॉल्स है। y का वर्ग 9 का वर्ग यहाँ पे 81 यानी कि 81 हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स है। इसका चौथा पार्ट जो है 9r3 लिखा गया है, चौथे पार्ट में 9r3, ये ट्रू है। x y का वर्ग, y यहाँ पे 3 है, y का वर्ग 9 है, यानी कि 9r3, ये रिलेशन ट्रू है, सत्य है ये तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपने देख लिया है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की।
एक सेट x कैपिटल X लिखा जाना चाहिए, यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग। कैपिटल X इक्वल्स टू 1 2 3 4 और कैपिटल Y इक्वल्स टू 0 2 4 6, तब x y के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करो कि x ग्रेटर देन y। बड़ा अच्छा सवाल है, ज़रूर बताता हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 2 को आप ध्यान दें विद्यार्थियों यहाँ पर कि एक ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सेट x लिखा गया है 1 2 3 4 और सेट y लिखा गया है 0 2 4 6। अब x क्रॉस y से एक संबंध बनेगा, आप जानते हैं इसको। हमको कहा गया है कि ऐसा संबंध बनाइए जिसमें से कि x बड़ा हो y छोटा हो, यानी कि x बड़ा का मतलब पहला एलिमेंट जो क्रमित युग्म बनेंगे उसका पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए और दूसरा बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर सोचिए ज़रा, यहाँ पे हैं 4 एलिमेंट्स, यहाँ भी 4 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं x क्रॉस y करूँगा तो 16 एलिमेंट्स आएंगे और 16 एलिमेंट्स लिखने में यहाँ पर तमाम समय लगेगा और हो सकता है कहीं गलती भी हो जाए तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको x क्रॉस y नहीं लिखना है, आपको सीधे ये रिलेशन लिखना है केवल r इक्वल्स टू, जिसमें ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, केवल वही वाले रिलेशंस, केवल वही वाले क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर्स यहाँ पर ले लीजिए बस। जैसे 1 के साथ अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो 1 0 1 2 इस प्रकार से आएगा, लेकिन यहाँ पे केवल 1 0 लिखा जाएगा बस। यहाँ पे देखेंगे कि पहला छोटा होना चाहिए, पहला बड़ा होना चाहिए बस। उसके बाद 2 से लेता हूँ तो 2 0 लिखूँगा बस, आगे 2 2 2 4 नहीं लिखूँगा। 3 से लेता हूँ तो लिखूँगा 3 0 और 3 2, ये 2 एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा 4 0 और 4 2, आगे लिखूँगा तो 4 4 ये बराबर हो जाएगा तो ये भी नहीं लिखा जाएगा, 4 6 भी नहीं लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये जो संबंध आपका दिया गया है x और y सच दैट का मतलब इस प्रकार से है कि x बड़ा है y से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 ऑर्डर्ड पेयर्स केवल आ रहे हैं। तो पूर्ण रूप से समझ में आ गया है। ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को विद्यार्थी पूर्ण रूप से हल करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं और बचे हुए क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने का प्रयास ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि थोड़ा सा इसमें कुछ बताने के बाद मैं फंक्शन की डेफिनेशन आपको बता दूं और फंक्शन के बारे में इसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन बता दिया जाए और उसके बाद फंक्शन के क्वेश्चंस बता दिए जाएं आपको। फ़िलहाल अभी लगभग 2 से 3 वीडियो आपके बन सकते हैं यहाँ पे। हाँ, फंक्शन से कोई कुछ स्पेशल टाइप्स भी आपकी बुक में हैं, तो फ़िलहाल ये सारी चीज़ों को आपसे बता सकता हूँ, आपको बताना है मुझे। कोई जल्दबाजी नहीं करूँगा कि कुछ छोड़ दूँ, ऐसा संभव नहीं है। मैं चाहे क्लास में होता हूँ, चाहे आपको फ्री ऑफ कास्ट यूट्यूब पे सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हो, कहीं भी कोई भी घोटालेबाजी होने वाली नहीं है। थैंक यू।